आप देख रहे हैं हेडलाइंस 24 प्राइम न्यूज़ रूम में। मैं आपके साथ जफरुल हसन सिद्दीकी। अफ़गानिस्तान आखिर अजेय क्यों है? अफ़गानिस्तान दुनिया में साम्राज्यों का कब्रिस्तान की तरह जाना जाता है। आखिर क्यों? अमेरिका से लेकर ब्रिटेन, सोवियत संघ समेत दुनिया की तमाम बड़ी शक्तियां इसे जीतने की कोशिश में बुरी तरह नाकाम रही हैं। ये एक ऐसा मुश्किल सवाल है जिसका जवाब आसानी से नहीं मिलता है। 19वीं सदी में दुनिया में सबसे ताकतवर रहे ब्रितानी साम्राज्य ने अपनी पूरी शक्ति के साथ इसे जीतने की कोशिश की, लेकिन 1919 में आखिरकार ब्रिटेन को अफ़गानिस्तान से अपनी जान छुड़ाकर भागना पड़ा। इसके बाद सोवियत संघ ने 1979 में अफ़गानिस्तान पर आक्रमण किया, लेकिन उन्हें ये समझ में 10 साल लगे कि वे ये युद्ध जीत नहीं पाएंगे। ब्रितानी साम्राज्य और सोवियत संघ ने जब अफ़गानिस्तान पर हमला किया तो वे अपनी ताकत के उरूज पर थे, लेकिन इस हमले के साथ ही धीरे धीरे दोनों साम्राज्य बिखरने लगे और बाद में टूटकर बिखर गए। फिर यही गलती अमेरिका ने 2001 में की। अमेरिकी नेतृत्व ने हमले और उसके बाद कई सालों तक चले युद्ध में लाखों लोगों की जान चली गई। इस हमले के 20 साल बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अफ़गानिस्तान से अपनी सेना को वापस बुलाने के फैसले की वजह से अफ़गानिस्तान की राजधानी काबुल पर इतनी तेज़ी से तालिबान का कब्ज़ा हो गया। साम्राज्यों की कब्रगाह या कब्रिस्तान के रूप में अफ़गानिस्तान की ख्याति को याद करते बाइडेन ने कहा, चाहे जितनी सैन्य शक्ति लगा लें, एक स्थिर, एकजुट और सुरक्षित अफ़गानिस्तान हासिल करना संभव नहीं है। ये समझने में उन्हें 20 साल लग गए। हालिया सदियों में अफ़गानिस्तान को नियंत्रित करने की कोशिश करने वाली दुनिया की सबसे ताकतवर सेनाओं के लिए अफ़गानिस्तान एक कब्रिस्तान जैसा ही साबित हुआ है। शुरुआत में इन सेनाओं को थोड़ी सफलता भले ही मिली हो, लेकिन आखिरकार इन्हें अफ़गानिस्तान छोड़कर भागना ही पड़ा है। अफ़गानिस्तान के इतिहास पर अफ़गानिस्तान साम्राज्यों की कब्रगाह नाम की किताब लिखने वाले डिफेंस और फॉरेन पॉलिसी एनालिस्ट डेविड इस्बी मानते हैं कि सही से देखा जाए तो अफ़गानिस्तान एक कठिन जगह है। ये एक जटिल देश है। इस्बी कहते हैं, लेकिन सोवियत संघ, ब्रिटेन या अमेरिका किसी भी साम्राज्य ने अफ़गानिस्तान को लेकर लचीलापन नहीं दिखाया। वे अपने ढंग से चलाना चाहते थे और उन्हें चलाना भी पड़ा, लेकिन वे कभी अफ़गानिस्तान की जटिलता समझ नहीं पाए। लेकिन ये तय है कि अफ़गानिस्तान से जंग एक ऐसा दुस्साहस है जिसकी एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है, और इससे पहले काबुल पर हमला करने वाले पिछले 3 साम्राज्य अपने प्रयास में बुरी तरह फेल हुए। सबसे पहले ब्रिटेन ने 1839 से 1919 के बीच 3 बार अफ़गानिस्तान पर हमला किया, और यह कहा जा सकता है कि तीनों बार ब्रिटेन फेल हुआ। पहले एंग्लो अफ़गान युद्ध में ब्रिटेन ने 1839 में काबुल पर कब्जा कर लिया, क्योंकि ब्रिटेन को लग रहा था कि अगर उसने ये कदम नहीं उठाया तो उससे पहले रूस काबुल पर कब्जा कर लेगा। इसके चलते ब्रिटेन को ऐतिहासिक हार का सामना करना पड़ा। कुछ जनजातियों ने बेहद सामान्य हथियारों से दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क की सेना को तबाह और बर्बाद कर दिया, और 3 साल के आक्रमण के बाद अफ़गानिस्तान ने आखिरकार हमलावर सेना को पस्त करके भागने के लिए मजबूर कर दिया। ब्रिटेन का दूसरा हमला 1842 की 6 जनवरी को ब्रितानी कैंप से जलालाबाद के लिए निकले 16,000 सैनिकों में सिर्फ एक ब्रितानी सैनिक ही जिंदा लौट सका था। इस भी बताते हैं कि इस युद्ध में ने उपमहाद्वीप में ब्रितानी विस्तार को कमज़ोर कर दिया, और इस हार ने साबित कर दिया कि ब्रितानी अजेय नहीं है। इसके 4 दशक बाद ब्रिटेन ने एक बार फिर कोशिश की। इस बार इसे कुछ सफलता मिली। ब्रितानी साम्राज्य ने एक नए अफ़गान अमीर को चुनकर देश से अपनी सेनाओं को वापस बुला लिया।
लेकिन साल 1919 में जब इस नए अमीर ने खुद को ब्रिटेन से आज़ाद घोषित कर दिया, तब तीसरा एंग्लो अफगान युद्ध शुरू हुआ और 4 महीने तक चली जंग के बाद ब्रिटेन ने आखिरकार अफगानिस्तान को स्वतंत्र घोषित कर दिया। हालांकि ब्रिटेन आधिकारिक रूप से अफगानिस्तान में मौजूद ही नहीं था, लेकिन ऐसा माना जाता है कि उन्होंने कई सालों तक अपना प्रभाव वहां बनाए रखा और 1919 में यह प्रभाव भी खत्म हो गया और इसी साल को अफगानिस्तान को अपने आप को आज़ाद मानता है। इसके बाद 1979 में सोवियत संघ ने अफगानिस्तान पर आक्रमण कर दिया। कई मुजाहिदीन संगठनों ने सोवियत संघ का विरोध करते हुए उनके खिलाफ जंग छेड़ दी। इस जंग में मुजाहिदीन ने अमेरिका, पाकिस्तान, चीन, ईरान, सऊदी अरब से पैसा और हथियार लिए। रूस ने ज़मीनी और हवाई हमले किए ताकि उन इलाकों के गांवों और फसलों को नष्ट किया जा सके और इस आक्रमण में बेहद खून खराबा हुआ। इस युद्ध में लगभग 15 लाख लोगों की मौत हुई और 50 लाख लोग शरणार्थी बन गए और एक समय में सोवियत संघ की फौज बड़े शहरों और कस्बों को अपने नियंत्रण में करने में सफल भी हो गई, लेकिन ग्रामीण इलाकों में मुजाहिदीन खुले घूमते रहे। सोवियत संघ की सेना ने कई तरीकों से लड़ाकों को खत्म करने की कोशिश की, लेकिन गुरिल्ला सैनिक अक्सर ऐसे हमलों से बच जाते थे और आखिर में इस युद्ध में पूरा देश तबाह हो गया और यहीं से शुरू हुआ आतंकवाद का खेल। इसी समय तत्कालीन सोवियत नेता मिखाइल गोर्बाचोव को एहसास हुआ कि रूसी अर्थव्यवस्था को बदलने की कोशिश करते हुए युद्ध जारी नहीं रखा जा सकता है और 1988 में अपने सैनिकों को वापस लेने का फैसला किया। लेकिन इस वापसी से सोवियत संघ की छवि कभी उभर नहीं पाई। सोवियत संघ के लिए अफगानिस्तान अमेरिका का वियतनाम युद्ध बन गया। ये एक बेहद खर्चीला और शर्मनाक युद्ध था जिसमें सोवियत संघ अपनी पूरी ताकत लगाने के बावजूद स्थानीय गुरिल्ला लड़ाकों से हार गया। यानी पहले सुपर पावर ब्रिटेन 3 जंगें हारा और अब सोवियत संघ हारा और इसके बाद सोवियत संघ का विघटन हो गया, टूट गया। अफगानिस्तान में ब्रिटेन और सोवियत संघ के असफल प्रयासों के बाद सुपर पावर अमेरिका ने यह गलती की 9/11 हमले के बाद। अफगानिस्तान में लोकतंत्र का समर्थन करने और अलकायदा ख़त्म करने के लिए अफगानिस्तान पर हमला किया। इससे पहले 2 साम्राज्यों की तरह अमेरिका भी जल्द ही काबुल जीतने और तालिबान को आत्मसमर्पण के लिए मजबूर करने में सफल रहा। 3 साल बाद अफगान सरकार अस्तित्व में आई और नेटो सेनाओं ने अपना मिशन पूरा करके जिम्मेदारी अफगान सेना पर सौंप दी। इसबी के मुताबिक अमेरिकी हमले में कई चीज़ें गलत ढंग से की गईं। अमेरिका के लिए यह युद्ध ज़्यादा खर्चीला साबित होने लगा। हालांकि सोवियत संघ के युद्ध में ज़्यादा खून खराबा हुआ था, लेकिन अमेरिकी आक्रमण ज़्यादा खर्चीला साबित होने लगा। सोवियत संघ ने जहां अफगानिस्तान में प्रति वर्ष लगभग 2 अरब अमेरिकी डॉलर खर्च किए थे, वहीं अमेरिका के लिए 2010 और 12 के बीच युद्ध की लागत प्रति वर्ष लगभग 100 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गई थी। और अब काबुल के पतन की तुलना दक्षिण वियतनाम की घटनाओं से भी की गई। रिपब्लिकन पार्टी की कांग्रेस सदस्य स्टेफनिक ने ट्वीट करके लिखा है कि ये जो बाइडेन का साइगोन है, यानी वियतनाम जैसी हार। ये विनाशकारी हार जिसे कभी नहीं भुलाया जा सकेगा। अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बाद तालिबानी कब्जे से अफगानिस्तान में एक अमानवीय संकट पैदा हुआ है, जिसके चलते हजारों लाखों लोग बेघर हो गए हैं। अब यह देखना आवश्यक होगा कि क्या तालिबानी हुकूमत को इंटरनेशनल कम्युनिटी से मंजूरी मिलती है, यानी कि वो रिकॉग्नाइज करते हैं इस हुकूमत को या नहीं। और यदि विश्व बिरादरी के लिए तालिबान से निपटना असंभव हो जाता है तो ये देखना अहम होगा कि क्या कोई अन्य शक्ति दुनिया में सल्तनतों का कब्रिस्तान माने जाने वाले अफगानिस्तान पर आक्रमण करने की हिम्मत जुटा पाएगा। जाते जाते
एक बात ज़रूर सोचिएगा कि जब रूस ने अफ़गानिस्तान के चरमपंथियों पर हमला किया था तो इन्हीं अफ़गान आतंकवादियों का साथ अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, पाकिस्तान ने दिया था। और क्यों दिया था? क्या तब ये आतंकवादी नहीं थे? लेकिन रूस के लिए ये एक्सट्रीमिस्ट थे, आतंकवादी थे, चरमपंथी थे। लेकिन जब अमेरिका ने इन्हें एक्सट्रीमिस्ट कहा, आतंकवादी कहा, तो रूस के साथ कई मुल्कों ने इन्हें अपना हमदर्द बना लिया। जो कल तक सारी दुनिया के लिए खतरा और आतंकवादी, चरमपंथी, एक्सट्रीमिस्ट थे, आज सारी दुनिया उनके साथ काम करने के लिए आतुर है। अफगानिस्तान को मजबूत करना और रीबिल्ड करना चाहते हैं। जो कल तक आतंकवादी थे वो आज के गुट तालिबान हो गए। जब तक कोई देश अपने निहित स्वार्थ के बिना अपनी खुद की दुश्मनी को दूर रखकर नेक नियति और ईमानदारी से सबके साथ मिलकर आतंकवाद से नहीं लड़ेगा, तब तक शायद आतंकवाद को खत्म कर पाना बहुत मुश्किल है। आतंकवाद वहीं से जन्म लेता है जब हम किसी देश पर हमला करके उसे खंडहर बनाकर छोड़कर चले जाते हैं।